क्या आप जानते हैं संध्या सिंह केस के बारे में? नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से। यहीं पाम बीच रोड पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, सीवुड्स एस्टेट। इसी के एनआरआई कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में संध्या सिंह नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी। वैसे संध्या सिंह बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी जतिन ललित पंडित की बहन थी। इस जोड़ी ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर के तौर पर काम किया है, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, कुछ कुछ होता है। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज हैं। वही संध्या सिंह की दो बहनें सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित, ये बॉलीवुड में 90s के टाइम की जानी मानी एक्ट्रेसेस थीं। ऐसे पूरा परिवार काफी टैलेंटेड था। संध्या सिंह की शादी एक IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जयप्रकाश सिंह से हुई थी। साल 2012 के समय में ये इंदौर में कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर थे। संध्या और जयप्रकाश के दो बच्चे थे, एक बेटा रघुवीर और एक बेटी। बेटा अपनी मां के साथ नवी मुंबई के सीवुड्स अपार्टमेंट में रहता था और लॉ की पढ़ाई करता था। बेटी बेंगलोर में पढ़ाई करती थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब दिन आता है 13 दिसंबर 2012 का। 10 से 10:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। संध्या सिंह नेरुल के एक बैंक में जाने के लिए घर से निकल रही थी। यहाँ घर पर तो माँ संध्या और बेटा रघुवीर ही रहते थे। पति इंदौर में थे और बेटी बेंगलोर में। तो यहाँ पर बेटे ने माँ से कहा कि चलो मैं आपको बैंक तक छोड़ देता हूँ। संध्या ने मना कर दिया और बोला कि ये अपने सोसाइटी की फ्रेंड उमा गौर के साथ चली जाएंगी, उनसे पहले ही बात हो चुकी है। इसके बाद 10:30 बजे के आसपास संध्या घर से एक बड़ा सा पर्स लेकर निकल जाती हैं। इनके पर्स में करीब 20 लाख रुपए के जेवर थे, जिन्हें ये अभ्युदय बैंक के लॉकर में जमा करने जा रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। दोपहर से शाम, शाम से अंधेरा होने लगा। माँ संध्या घर नहीं लौटी। बेटे ने माँ का फोन ट्राई किया पर मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। फिर इसने अपनी माँ की दोस्त उमा से पूछा। उमा ने कहा कि संध्या को इन्होंने बैंक के पास छोड़ दिया था। फिर वो बोले कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इसके बाद उमा वहां से चली गई थी। अब 13 दिसंबर से 14 दिसंबर की तारीख आती है। संध्या अभी तक घर नहीं लौटी थी। बेटे रघुवीर ने इंदौर अपने पिता को और फिर बेंगलोर अपनी बहन को कॉल किया। उनसे बोला कि कल से माँ घर नहीं लौटी हैं, वो लापता हैं। फिर रिश्तेदारों और जानने वालों से भी फोन कर करके पूछा गया कि संध्या वहां पर आई हैं क्या। वैसे घर से बाहर जाते वक्त संध्या ने बेटे रघुवीर से बोला था कि बैंक का काम पूरा होने के बाद ये अपने भाई ललित के घर जाएंगी। इसके बाद बेटे ने अपने मामा को कॉल किया, लेकिन संध्या वहां पर गई ही नहीं थी। अब 15 दिसंबर तक संध्या के परिजन, जिसमें इनके भाई, बेटे और पति, नेरुल पुलिस स्टेशन जाते हैं और संध्या की मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं। चूंकि वो घर से ढेर सारे गहने लेकर निकली थी, तो हो सकता है कि लूटपाट के लिए किसी ने कुछ कर दिया हो या फिर किसी ने फिरौती के लिए उन्हें किडनैप कर लिया हो। पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी छानबीन शुरू कर दी। सबसे आखिरी बार संध्या सिंह के साथ उनकी दोस्त उमा गौर थी। पुलिस इनसे बात करती है। उमा ने कहा कि इन्होंने 11 बजे तक संध्या को अभ्युदय बैंक के पास ड्रॉप कर दिया था, फिर वहां से चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ इन्हें नहीं पता। इसके बाद पुलिस संध्या की सारी कॉल हिस्ट्री वगैरह निकालती है। बैंक में भी जाकर पूछताछ किया गया। बैंक वालों के अनुसार 13 दिसंबर के दिन संध्या नाम की किसी महिला से कोई लेन देन नहीं हुआ था, यानी संध्या बैंक के अंदर गई नहीं थी। फिर ये बैंक के पास रुककर उमा को वापस भेजकर कहाँ चली गई। इसके बाद पुलिस बैंक के आसपास के एरिया में पूछताछ करती है। इसमें 2 चश्मदीद गवाह मिलते हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को सुबह 11 से 11:15 बजे के बीच ऑटो में इन महिला को जाते वक्त देखा था। इनके साथ एक आदमी भी था। घर वालों का कहना था कि इसमें कोई नजदीकी या करीबी इंसान का हाथ हो सकता है, वरना किसको पता होगा कि संध्या इतने सारे गहने लेकर बैंक जा रही है। ये भी कि नॉर्मल लूटपाट होती तो बदमाश केवल पर्स लेकर भाग जाते हैं। किडनैपिंग होता तो अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं, किडनैपर्स का कॉल आता। पुलिस को हर एंगल से केस की जांच करनी थी। उधर संध्या की लास्ट कॉल हिस्ट्री और बाकी डिटेल्स आ गईं। पता चला कि बैंक पहुंचने से पहले 10:30 बजे ही संध्या का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। ये पिछले 11 दिसंबर से 2 लोगों से काफी बात कर रही थी, एक अनिल बहरानी और दूसरी उमा गौर। अनिल बहरानी नाम के आदमी से संध्या ने 11 दिसंबर को 2 बार फोन पर बात की थी और फिर 12 दिसंबर को 5 बार बात हुई। 2 बार बहरानी ने कॉल किया और 3 बार संध्या ने। फिर 13 दिसंबर के दिन, यानी जिस दिन संध्या गायब हुई, सुबह 9:57 से 10:30 बजे के बीच इन्होंने उमा गौर से बात की। आधे घंटे के अंदर 4 बार कॉल किए गए थे। उमा वाले केस में हो सकता है कि चूंकि इनके साथ संध्या बैंक जाने वाली थी, तो इसीलिए बार बार बात हुई हो। जैसे कहीं अगर दोस्त के साथ जाने वाले हों तो बार बार कॉल पर पूछते हैं कि रेडी हुए या नहीं, कितने बजे निकलोगे, कहाँ तक पहुंचे, वगैरह वगैरह। ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर भी हो। उमा को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। अब फोकस में आता है अनिल बहरानी। पुलिस इसके बारे में पता करती है। आगे ये आदमी पुलिस के ही महकमे से निकलता है। अनिल बहरानी NRI पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। ये नाम सुनते ही संध्या के पति और भाई ललित का शक इसी पुलिस वाले पर आ गया। ये आदमी संध्या को अच्छे से जानता था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। बेटे रघुवीर के अनुसार 25 नवंबर 2012 को पहली बार अनिल बहरानी और संध्या मिले थे।
दरअसल बात कुछ यूँ थी कि पिछले कई महीनों से संध्या के घर से उनके गहने एक एक करके चोरी हो रहे थे। कभी चेन गायब हो जाती तो कभी कंगन तो कभी कान की बाली। संध्या इससे परेशान हो गई थी। फिर इन्होंने एनआरआई पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज कराई। यहीं पर थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अनिल बहरानी। इन्होंने घर पर आकर वो गहने घर में ही काम करने वाली एक मेट के यहाँ से बरामद कर लिए थे। यहीं से अनिल और संध्या में दोस्ती हो जाती है। वो जो 2 चश्मदीद बैंक के पास मिले थे, जिन्होंने संध्या को किसी के साथ ऑटो में बैठते हुए देखा था, वो शख्स यही अनिल बहरानी था। पुलिस ने अनिल बहरानी से बात की। पता चला कि इन्होंने संध्या के कुछ गहने तो ढूंढ निकाले थे, लेकिन कुछ मिले नहीं थे। इसी सिलसिले में उस दिन संध्या से मुलाकात हुई थी। फिर वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते। पुलिस को अनिल के बयान से कुछ खास चीजें नहीं पता चली। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। संध्या सिंह का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान संध्या के भाई म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित अपने कुछ पहचान के लोगों के साथ सड़क पर उतरते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इनकी बहन को किसी ने देखा हो तो हमें बताइए। ललित पंडित के साथ जावेद अख्तर जैसे लोग भी मौजूद थे। मीडिया के जरिए संध्या के पति जयप्रकाश सिंह ने ऐलान किया कि खबर देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने अनिल बहरानी को क्लीन चिट दे दिया था। अब आगे क्या करें? संध्या के ना तो जीवित होने का सबूत मिल रहा था और ना ही मृत होने का। संध्या 13 दिसंबर 2012 के दिन लापता हुई थी। अब तारीख आती है 28 जनवरी 2013। सुबह सुबह का टाइम था। पाम बीच रोड पर सीवुड अपार्टमेंट से लगभग 200 मीटर दूर कुछ फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी कर रहे थे। वैसे ये इलाका लैंडस्केप वाला है। अलग अलग तरह की पक्षियां, जानवर दिखते हैं। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहीं दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं। थोड़ा आगे जाए तो समुद्र भी दिखाई देगा। तो 28 जनवरी 2013 के दिन सुबह में संध्या सिंह के घर से लगभग 200 मीटर दूर 2 फोटोग्राफर्स फोटोज खींच रहे थे। तभी इनकी नज़र पानी के जलाशय के पास एक झाड़ी के करीब पड़ती है। वहां पर कोई चीज थी। जब इन्होंने पास जाकर देखा तो इनकी हालत खराब हो गई। वहां पर इंसानी कंकाल के टुकड़े थे। तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची। स्पॉट से वो कंकाल 7 टुकड़ों में पाया गया। इसे किसी एसिड से जलाने की कोशिश भी की गई थी। चूंकि ये खबर अभी भी सबके दिमाग में था कि मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर जतिन ललित की बहन संध्या सिंह लापता है, तो इस कंकाल को देखकर पुलिस को शंका हुआ। इसके बाद संध्या सिंह का परिवार यहाँ पर आता है। ये शव कुछ कुछ ठीक भी था, कहीं कहीं एसिड नहीं पहुंचा था। इसकी कलाई में लाल रंग का धागा और वहीं पर रुद्राक्ष भी मिला। इसे देखकर घर वाले शव को पहचान जाते हैं। वहीं स्पॉट से कुछ गहने भी मिले, जिसे संध्या की बहन ने पहचान लिया। आगे शव को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पर डीएनए जांच और बाकी फॉरेंसिक जांच होनी थी। कुछ दिनों के बाद डीएनए रिपोर्ट आई। शव का डीएनए संध्या सिंह के बेटे के डीएनए से मैच हो जाता है। इससे 100% कंफर्म हो गया कि शव किसका है। भाई ललित पंडित ने बॉलीवुड कनेक्शंस के जरिए बहन की खबर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर तक पहुंचाई। आगे ये केस क्राइम ब्रांच के हाथों सौंप दिया जाता है। इन्होंने पहले संध्या की लोकेशन हिस्ट्री निकाली। फिर इसको देखते हुए नवी मुंबई के इलाकों में काम करने वाले गुंडे बदमाशों की लिस्ट बनाकर उनकी भी लोकेशन हिस्ट्री निकाली जाती है। इसमें एक नाम सामने आता है, मोहम्मद रफीक उर्फ मेहदी हसन। वैसे तो ये रिक्शा चलाता था, लेकिन इससे हटकर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पैसे लेकर कत्ल करता था। इसके ऊपर मुलंद इलाके में एक महिला के कत्ल का केस चल रहा था। साथ ही 2 अन्य कत्लों के मामले में भी इसका नाम था। मेहदी हसन के फोन की लोकेशन और संध्या सिंह की लाश लोकेशन दोनों सेम इलाके में थी। इससे मेहदी हसन पर शक जाता है। क्राइम ब्रांच ने इसका पता करके इसको उठा लिया। इसके रिक्शे को भी जब्त कर लेते हैं। पता चला कि इसका रिक्शा भी चोरी का है। आगे पूछताछ और छानबीन में मेहदी हसन और संध्या सिंह का कनेक्शन नहीं मिलता है। वो जो लोकेशन सेम आई थी वो बस एक इत्तेफाक था। केस तो गुमशुदगी से कत्ल के केस में बदल चुका था, लेकिन इस तरह की दरिंदगी आखिर कौन कर सकता है और क्यों करेगा? घर वालों का शक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अनिल बहरानी पर था, क्योंकि आखिरी बार इसी आदमी से संध्या की बात हुई थी। पर इनमें पिछली रात को आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अगले दिन संध्या गायब हो गई? चश्मदीदों के अनुसार अनिल जैसा दिखने वाला आदमी ही संध्या के साथ दिखा था। बाद में ये कन्फर्म ही हो गया। जब गहने की चोरी को लेकर अनिल घर पर आए थे तो संध्या से उसके पति के अफेयर के बारे में पूछ रहे थे। ये घर वालों के लिए बहुत अजीब चीज थी। आखिर चोरी में अफेयर का क्या सेंस बनता है? ऊपर से संध्या के पति इंदौर में थे। इसी पुलिस वाले के कहने पर संध्या वो गहने बैंक में जमा करने जा रही थी ताकि दोबारा चोरी ना हो जाए। अनिल बहरानी ने बोला कि ये बाकी गहने भी ढूंढ निकालेगा, लेकिन जो मिले हैं उनको बैंक में जमा कर दीजिए। पहले 11 दिसंबर को गहने जमा करने की बात हुई थी, लेकिन किसी कारण से संध्या बैंक नहीं जा पाई। फिर 13 तारीख को जाना तय हुआ। घर वालों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। चूंकि संध्या 11 दिसंबर को बैंक जाने वाली थी, वहीं अनिल बहरानी ने 12 तारीख को अपनी ड्यूटी से लीव ले लिया था। फिर संध्या का 13 दिसंबर को बैंक जाना तय हुआ, तो अनिल ने 14 दिसंबर की लीव ले ली। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। घर वालों का शक था कि पुलिस वाले की नज़र संध्या के गहनों पर थी। इसने ही संध्या को अकेले बैंक बुलाया था, क्योंकि ये अनऑफिशियली गहने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ऑफिशियली करता तो गहने एग्जिबिट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं।
यही सब चीजें इस पुलिस वाले ने संध्या को बोला था। इसी वजह से संध्या अकेले बैंक गई होंगी। ये सब कुछ संध्या के पति और बेटे मीडिया के सामने बता रहे थे। वहीं भाई ललित पंडित ने कहा कि इन्होंने कॉल डिटेल्स की बात को लेकर बड़े ऑफिसर से बात की थी और कहा कि इसके बेस पर अनिल बहरानी से पूछताछ करनी चाहिए। ऑफिसर ने कहा कि इसमें कुछ मिला नहीं है। एक और चीज ललित पंडित ने मीडिया को बताया कि जब ये किसी हाई रैंक ऑफिसर से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑफिसर 20 लाख रुपए के लिए ऐसा नहीं कर सकता। अब इस बात का आखिर क्या मतलब है? क्या 20 लाख कोई छोटी रकम है या उसको बचा रहे हैं? अब केस में आता है एक नया मोड़। पुलिस ने अपना फोकस घर वालों की तरफ करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। संध्या की गुमशुदगी के वक्त घर में इनके अलावा इनका बेटा रघुवीर था। पुलिस ने रघुवीर की सारी डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि रघुवीर और संध्या माँ बेटे के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। रघुवीर नशीले पदार्थों का सेवन बहुत करता था। इसी वजह से माँ इसको पैसे देने से मना कर देती थी। इससे ही झगड़े होते थे। वहीं रघुवीर का कहना था कि ऐसी बात को लेकर केवल पिता से बहस हो जाती थी, लेकिन माँ से इस बारे में कभी भी बात नहीं हुई। कभी कभी माँ से बहस इसलिए होती थी क्योंकि वो भारी भरकम गहने पहनकर मार्केट तक चली जाती थी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गहने चोरी हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती है। इसी बात को लेकर संध्या और रघुवीर में झगड़े होते थे, ऐसा रघुवीर का कहना था। पिता ने भी कहा कि ऐसी कोई गंभीर लड़ाई नहीं थी। ऐसे तो हर घर में किसी न किसी बात को लेकर बहस होता ही है। उस दिन जब संध्या बैंक जाने वाली थी तो बेटे ने ही कहा था कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन संध्या ने मना कर दिया था। संध्या की दोस्त थी उमा गौर। इनके अनुसार जब ये और संध्या उस दिन बैंक जा रहे थे तो कोई स्कूटी से इनका पीछा कर रहा था, ऐसा इनको लगा। संध्या के घर में 2 नौकरानियां काम करती थीं। उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि सच में आंटी और रघुवीर में झगड़े होते थे। 13 दिसंबर को भी 30,000 रुपयों के लिए इनमें झगड़े हुए, क्योंकि संध्या को लगा कि बेटे ने नशे के लिए वो पैसे चोरी कर लिए हैं। इसके बाद गुस्से में रघुवीर ने दोनों नौकरानियों को घर से बाहर करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। दोपहर में काम करने के लिए ये दोनों मेट्स डोरबेल बजाती रहीं, लेकिन रघु दरवाजा नहीं खोलता है। मेट्स ने पुलिस को यह भी बयान दिया कि रघु की माँ जब पैसे इसे नहीं देती थी तो कभी कभी ये नौकरानियों से कहता कि माँ के गहने चोरी कर लो। पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार जिस दिन संध्या गायब हुई उस दिन रघुवीर ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में देर रात तक पार्टी की थी। अब एक तरफ माँ लापता है और दूसरी तरफ बेटा दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर रहा है। वैसे किसी और रिपोर्ट में लिखा था कि 13 दिसंबर को पार्टी का प्लान था, लेकिन रघु ने अपने दोस्तों को झूठ बोला कि ये करजत में है। फिर अगले दिन पार्टी हुई। रघुवीर के अनुसार 13 दिसंबर को इसकी माँ लापता हुई थी और ये परेशान था। इसी में इसके किसी दोस्त को पार्टी करना था, इसलिए उसने रघुवीर के घर पर पार्टी करने की सोची। रघु बहुत दुखी था, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इसने जाने अनजाने में अपने घर पर पार्टी की इजाजत दे दी। इसके बाद रघु अपने माँ की तलाश में निकल जाता है। रात को जब ये अपने घर पर आया तो देखा कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। दोस्तों ने इसको पार्टी ज्वाइन करने को बोला। रघु ने मना कर दिया, लेकिन दोस्तों की जिद करने पर यह नहाने धोने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इसने अपने दोस्तों को बताया कि इसकी माँ लापता हो गई है। यहीं पर एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक शख्स आया हुआ था, नाम था अजीत शर्मा। यह उस समय के नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर AK शर्मा के बेटे थे। दोस्तों ने बताया कि अजीत के पिता एक बड़े ऑफिसर हैं, ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हालांकि बाद में कमिश्नर ने अपने बेटे को उस पार्टी में होने से मना कर दिया था, लेकिन रघुवीर का कहना था कि अजीत वहां पर आया था। इसके अनुसार सभी दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन अजीत से बात नहीं की। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत ने पुलिस को बयान दिया कि रघु की मां लापता थी और वो खुशी से पार्टी में शामिल था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, वो अच्छे से खा पी रहा था, डांस कर रहा था। फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में चला गया, फिर बाहर नहीं आया। कई घंटे गुजर जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। 14 दिसंबर को रघु ने अपने पिता को इंदौर में और अपनी बहन को बेंगलोर में कॉल करके बोला कि माँ लापता है। फिर थोड़ी देर के बाद इसने दोबारा अपनी बहन को कॉल किया और बोला कि माँ लापता नहीं है, बल्कि वो दूसरे रूम में सो रही हैं। उनका शुगर लेवल लो हो गया है। घर की मेट्स के अनुसार रघु ने गुमशुदगी वाले दिन भी नशे किए थे। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस ने रघुवीर से बात की। इसके अनुसार माँ ने जाते वक्त बोला था कि ललित मामा के घर जाएंगी। अब चूंकि माँ अपने भाई के घर जा रही हैं तो या तो रात में आएंगी या फिर अगली सुबह आएंगी। ऐसा माँ करती थी। जब भी ये किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती थी तो कभी रात तक वापस आती थी तो कभी अगले दिन तक। इसलिए रघुवीर को कोई फिक्र नहीं थी। रघुवीर ने अपना शक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अनिल बहरानी और अपने दोस्तों पर जताया था। फिर पुलिस ने बारी बारी सबसे बात की, लेकिन सभी को क्लीन चिट मिल गए। अब पुलिस ने रघुवीर को ही मेन सस्पेक्ट मानकर अपनी जांच और आगे बढ़ाया। संध्या सिंह 20 लाख रुपए के गहने लेकर बैंक गई थी उसे जमा करने के लिए। ये बात रघु ने ही पुलिस को बताई थी, मगर तफ्तीश में मिला कि संध्या ने 80,000 रुपए कैश लिए थे बैंक में जमा करने के लिए। उस वक्त संध्या का ब्लड शुगर लो था, वो लड़खड़ा कर चल रही थी। ये बैंक नहीं गई, फिर जैसे तैसे घर वापस आ गई। घर पर आने के बाद दोबारा से माँ बेटे में झगड़ा होता है, जिसके बाद ही रघु ने दोनों नौकरानियों को घर से बाहर कर दिया था और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर क्या हुआ नौकरानियों को नहीं पता। जब उमा को लगा कि कोई स्कूटी से इनका पीछा कर रहा है, वो रघुवीर और उसकी गर्लफ्रेंड थे स्कूटी से। इसी 13 दिसंबर के दिन माँ से झगड़े के बाद रघुवीर घर के लिविंग रूम में अपनी गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ था।
रात में ये तीनों एक गाड़ी से कोम्बतभुज नामक जगह पर एक शमशान के पास गए थे। किसी पहचान वाले ने इन्हें देख लिया था। अब ये तीनों शमशान के पास क्या करने गए थे, वो भी इतनी रात को? इन तीनों ने बताया कि ये नशा करने गए थे। पुलिस के अनुसार शमशान जाने के आधे घंटे पहले इन्होंने नशे किए हुए थे। फिर शमशान जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? रघुवीर इसका संतुष्टि भरे जवाब नहीं दे पाता है। जिस जगह पर संध्या सिंह के अवशेष मिले और जिस दिन मिले, उससे पिछली रात को स्पॉट पर रघुवीर सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड देखे गए थे। इन दोनों के फोन की लोकेशन हिस्ट्री भी यहीं की दिखा रही थी। यही सारी चीजें चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। पुलिस का इकलौता सस्पेक्ट यही रघुवीर ही था। रघुवीर को लगता था कि कभी भी पुलिस इसे अरेस्ट कर सकती है, इसलिए इसने थाने सेशन कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई, लेकिन ये कैंसिल हो गया। फिर ये मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन वहां से भी बेल खारिज हो जाता है। 16 दिसंबर 2013 के दिन क्राइम ब्रांच रघुवीर को अरेस्ट कर लेती है। थाने सेशन कोर्ट में करीब 10 पन्नों की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच ने सबमिट किया। इसमें था कि कैसे कैसे रघुवीर पर शक हुआ, कैसे कैसे इसने गुमराह करने की कोशिश की थी। साथ में आईपीसी की धारा 302 और 201 लगे। रघुवीर का अपनी मां से झगड़ा होता था, ऊपर से ये नशीले पदार्थ भी लेता था और मां की गुमशुदगी वाले दिन भी इसने नशे किए थे। इसी की तलब ने इसे कत्ल करने को मजबूर कर दिया होगा। पहले इसने कत्ल किया, फिर बाथटब में एसिड से शव को गला दिया, फिर घर से 200 मीटर दूर जाकर एक सुनसान एरिया में शव को फेंक दिया। ये शमशान भी गया था जिस दिन संध्या गायब हुई थी, जिस दिन उनका कत्ल हुआ था। यानी ये वहां बिना मतलब के तो जाएगा नहीं, जरूर शव को ठिकाने लगाने गया होगा। लेकिन किसी ने देख लिया तो ये वापस लौट आए और उस झाड़ी में शव को फेंक दिया। वहीं रघुवीर के वकील के अनुसार पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। सारा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर चल रहा था और वो भी रघुवीर की ओर इशारे नहीं कर रहे थे। इन्हीं तर्कों के आधार पर 15 मई 2015 को हाईकोर्ट रघुवीर को बेल दे देती है, लेकिन ये शर्त भी रखा गया कि मुंबई से बाहर ये नहीं जाएंगे। इसी दौरान रघुवीर के पिता और संध्या सिंह के पति जयप्रकाश सिंह ने थाने सेशन कोर्ट में 3 पेटिशंस दायर किए, जिसमें पहला था कि इनकी पत्नी संध्या सिंह के अवशेष परिवार को सौंप दिए जाएं ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें, क्योंकि 27 महीनों से अवशेष पुलिस के पास ही हैं। दूसरा पेटिशन था कि रघुवीर को मुंबई से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। पिता का रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन पटना में शिफ्ट होने का प्लान था और बेटे को ये दिल्ली भेज दें लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तीसरा पेटिशन था कि जो चार्जशीट कोर्ट में सबमिट है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी कॉपी इन्हें सौंपी जाए, क्योंकि चार्जशीट मराठी लैंग्वेज में थी और सिंह परिवार इसे डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे थे। आगे 2021 में 13 मई को थाने सेशन कोर्ट ने रघुवीर सिंह को अपनी मां संध्या के कत्ल के आरोप में सभी चार्जेस से मुक्त कर दिए। रघुवीर सिंह केस से बरी हो गया। वजह यह थी कि इनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। किसी ने भी इनको डायरेक्टली किसी तरह की एक्टिविटी करते हुए नहीं देखा था, ना ही कत्ल करते हुए देखा और ना ही शव को ठिकाने लगाते हुए, और कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। और हाँ, जो लोकेशन वाली बात थी कि जिस दिन 13 दिसंबर को संध्या गायब हुई थी, उसी रात में रघुवीर की लोकेशन उस जगह पर थी जहाँ पे आगे शव मिला। इसमें पुलिस ये कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि रघुवीर सिंह उस स्पॉट पर था या अपने घर पर था, क्योंकि दोनों ही जगह सेम मोबाइल टावर से कनेक्ट होती थी। ये समझ नहीं सकते थे कि रघुवीर अपने घर पर था या शव मिलने वाली जगह पर। यह केस से बाइज्जत बरी हो गए। फिलहाल संध्या का कातिल कोई नहीं है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।